नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल GK25 ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में चल रही परीक्षा मध्य प्रदेश पटवारी में सामान्य प्रबंधन से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हमने एक सेट तैयार किया है और सभी प्रश्न जो हैं इसी तरह से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिएगा। जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं उसके साथ एक जुड़ी हुई जानकारी भी है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ और भी पूछा जाए तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं का एक साथ उपयोग किया जाता है यानी उपभोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है निकृष्ट वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, स्थापन्न वस्तुएं या सामान्य वस्तुएं। तो देखिए, एक साथ उपभोग की बात की है यानी कि उन वस्तुओं को हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। पूरक वस्तुएं यानी कि एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता है। अगर हम सीधा सा एक सिंपल सा अगर हम उदाहरण लें, यानी कि आप घर में अगर रोटी और सब्जी खाते हैं, मतलब रोटी और सब्जी एक साथ हम मिलाकर खाते हैं, तो वो क्या होती है, वो पूरक वस्तु होती है एक तरह से। तो वैसे ही जो है पूरक वस्तुएं जो होती है एक साथ उपयोग की जाती है, अकेले में उनका कोई सार्थक मतलब नहीं निकलता है। और पूरक वस्तुएं जब किसी अन्य वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है तो इनकी मांग बढ़ जाती है, जैसे कार और पेट्रोल। तो देखिए, जैसे अगर कार जैसे मान लीजिए आपके पास कार है और कार है, तो अगर आपके पास पेट्रोल नहीं है, सिर्फ कार है, तो आप जो है गाड़ी को चला नहीं पाएंगे। उसी प्रकार जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल का जो सार्थक यूज़ है वो क्या है, वो गाड़ियों को चलाना है। अगर गाड़ियाँ ही नहीं रहेंगी तो पेट्रोल का एक सार्थक सा जो है अर्थ नहीं निकल जाता है। वैसे ही अगर इन दोनों में से किसी की अगर मांग बढ़ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी का मूल्य बढ़ जाता है, तो उसकी मांग भी जो है बढ़ने लगती है। अगला प्रश्न है, बीपीओ का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है बिजनेस प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, बिल्डिंग पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग या बाय प्रोडक्ट ऑपरेशन। तो बीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब ये होता है, जैसे आपने कहीं सुना होगा, जैसे टेलीकॉलर बीपीओ जो वैकेंसीज निकलती है, कई सारी टेलीकॉम कंपनियां होती हैं, तो उनमें जो बीपीओ की जो निकलती है वैकेंसी, वो क्या करते हैं, वो बाहर से किसी को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बाय कस्टमर। जैसे किसी नंबर पे कॉल करके उन्हें प्रोडक्ट की जानकारी देके फिर सेल करना है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी को हायर करते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस जो आउटसोर्सिंग होता है वो क्या होता है, एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें एक कंपनी एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य को पूरा करने के लिए एक बाहरी सेवा प्रदाता को कार्य पर रखती है। तो सिंपल सा। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजार के नियमन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। ऑप्शन है रेरा, नाबार्ड, सेबी या IRDA। तो देखिए, भारत में जो शेयर बाजार के निगमन, उनके जो कानून जो बनाता है वो कौन करता है, वो सेबी करता है। तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। शेयर बाजार के जो नियम और कानून है वो सेबी द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। ऑप्शन है उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, द्विपक्षीय समझौते। तो देखिए, सरकार द्वारा बाधाएं और प्रतिबंध जो हटाते हैं, जो प्रतिबंध हटाते हैं, उनको क्या है, उदारीकरण कहा जाता है। सरकार का उदारीकरण के अंतर्गत आता है। निजीकरण जो है निजी कंपनियों के लिए होता है कि वो अपना निजी जो है निर्णय ले सकते हैं इस तरह से। अगला प्रश्न है, संतुलन तब प्राप्त होता है जब कुल मांग होती है। ऑप्शन है कुल आपूर्ति के बराबर, कुल खपत और निवेश का योग, कुल आपूर्ति के बराबर या कुल आपूर्ति से कम होता है। तो देखिए, संतुलन कब होता है, जैसे मान लीजिए आपके घर में 4 सदस्य हैं, सभी 2-2 रोटियां खाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपने 8 रोटी बनाई है, तो वो क्या होगा, वो संतुलित हो गया। क्यों? क्योंकि सभी ने 2-2 रोटी खाई, मतलब पूरी तरह से वो संतुलन हो गया है, ना बची है और ना ही किसी को कम पड़ी है। लेकिन अगर मान लीजिए आप 2-2 रोटी खाते और आपने 9 रोटियां बना दी, मतलब एक जो हुई वो अधिक हो गई, तो ये संतुलित नहीं कहा जाता है। एक जो है वो वेस्ट में चली गई, मतलब वेस्ट हो गई। तो इस तरह से जो है जो मांग होती है वो क्या होती है, वो आपूर्ति के बराबर होती है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। केनोसियन जो है बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, तो उनके सिद्धांत के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन जो होता है तब निर्धारित किया जाता है जब वक्र द्वारा दर्शाई गई कुल मांग कुल उत्पादन के बराबर हो। अगला प्रश्न है, शब्द तेजड़िया और कीमती व्यावसायिक गतिविधि की किस शाखा से जुड़े हैं, मतलब तेजड़िया और कीमती व्यावसायिक। तो देखिए, तेजड़िया मतलब बुल एंड बज जो है इसे कहा जाता है, तेजड़िया और कीमती यानी कि बुल एंड बज। तो देखिए, बुल क्या होता है, जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा, शेयर मार्केट का जो लोगो होता है वो क्या होता है, वो एक बुल होता है। तो जो बुल होता है उसे ही तेजड़िया कहा जाता है, इस तरह से आप याद रखिएगा। तो वो जो होता है शेयर मार्केट से रिलेटेड होता है। तेजड़िया और कीमती शब्द शेयर बाजार की शाखा से जुड़े हैं। तेजड़िया बाजार का प्रतिनिधित्व बाजार में विभिन्न प्रतिभूतियों, विशेष रूप से इक्विटी उपकरणों की बढ़ती स्टॉक कीमतों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच होती है। मांग की आय लोच का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग कितनी उसकी बढ़ रही है। तो निम्न स्तरीय वस्तु, अगर वस्तु ही अगर निम्न स्तर की हो, जैसे मान लीजिए कि कई सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तो एक क्या होता है, एक हेवी होता है, अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, और एक क्या होता है, लो प्रोडक्ट होते हैं।
तो जो लो प्रोडक्ट होता है उसको ज़्यादातर लोग नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम अच्छा प्रोडक्ट खरीदें, इसलिए उनकी जो मांग होगी वो क्या होगी, वो ऋणात्मक होगी, यानी कि बहुत ही नेगेटिव होगी। मांग की आय लोच वर्णन करता है कि किसी दी गई वस्तु की मांग उसे खरीदने वाले ग्राहकों को कितनी तरह से संतुष्ट करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से चक्रीय बेरोजगारी का प्रमुख कारण कौन सा है? ऑप्शन है वस्तु और सेवाओं की मांग का सामान्य अभाव, मजदूरों का देश के उन हिस्सों जहां काम उपलब्ध है जाने की अनिच्छा, कुशलता के अभाव के कारण व्यवसाय बदल पाने में नाकाबिलियत, मजदूरों में रोजगार के अवसरों की जानकारी का अभाव। तो देखिए ऑप्शन जो है वस्तु और सेवाओं की मांग का सामान्य अभाव, यानी कि जो वस्तुएं हैं और उनकी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं मिल पाना। दूसरा है मजदूरों को दूसरे देशों में जाने में उनकी अनिच्छा रहती है। जैसे कई सारे जैसे कंट्री से मान लीजिए, जैसे दुबई की बात की जाती है तो कई सारे लोग जाते हैं, लेकिन कई लोग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उनकी अनिच्छा होती है, वो चाहते हैं कि यहीं पर कुछ करें। तीसरा है कुशलता, यानी कि कोई भी अगर कुशल व्यक्ति नहीं हो, उनमें कोई दूसरी एबिलिटी नहीं कि वो दूसरा काम अच्छा काम कर सके, अपने काम को आगे बढ़ा सके। जैसे कोई मजदूर और मिस्त्री है, तो अगर कोई मजदूर है जब तक वो मिस्त्री का काम नहीं सीखेगा तब तक वो अपने व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा पाएगा, वो मिस्त्री नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है, उसमें व्यवसाय को जो है बदल पाने की नाकाबिलियत है। और अगला है मजदूरों में रोजगार की जानकारी का अभाव। तो देखिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है सेवाओं की मांग का जो है सामान्यतः अभाव जो होता है वो होता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी समग्र बेरोजगारी का घटक है जो सीधे आर्थिक उतार चढ़ाव और मंदी के चक्रों से उत्पन्न होती है। बेरोजगारी आमतौर पर मंदी के दौरान बढ़ती है और आर्थिक विस्तार के दौरान गिरावट आती है। चक्रीय बेरोजगारी इसलिए भी होती है क्योंकि आर्थिक गिरावट के दौरान लोग कम पैसा खर्च करते हैं। यानी कि लोगों के पास अगर जैसे मान लीजिए कि भारत में पैसों की कमी आ गई है, तो फिर लोगों के पास भी पैसा कम होगा, और लोगों के पास अगर पैसा कम होगा तो वो क्या करेंगे, कम पैसा खर्च करेंगे। उससे क्या होगा, उत्पादन भी कम होगा, और उत्पादन अगर कम होगा तो उससे क्या होगा, फिर कंपनियां क्या करेगी, उत्पादन अगर कम हो रहा है तो कंपनी जो है लोगों को अपनी कंपनी से निकाल देगी, बोलेगी अगर काम ही कम है तो मजदूर को ज़्यादा नहीं रखेगी। इस तरह से जो है वो बेरोजगारी का रूप ले लेता है। गरीबी और भारत में पाई जाने वाली जुड़वा समस्या है। गरीबी और क्या है, भारत में पाई जाने वाली जुड़वा समस्या। ऑप्शन है अपराध, बेरोजगारी, बाल श्रम या जातिवाद। तो देखिए गरीबी और बेरोजगारी जो है, अगर आपने देखा होगा बड़े स्तर पर जो बड़े अर्थशास्त्री अगर बात करते हैं गरीबी की, तो गरीबी के साथ बेरोजगारी शब्द जो है जुड़ा हुआ होता है। तो जो है ये जुड़वा समस्या कहा जाता है। बेरोजगारी और गरीबी का मुद्दा जो है अटूट रूप से आपस में जुड़ा हुआ है। बेरोजगारी और गरीबी के दोहरे सामाजिक आर्थिक मुद्दे पूरे देश में प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक वित्तीय संस्थान एक्जिम बैंक का पूर्ण रूप क्या है? एक्जिम का पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन है एक्सपोर्ट इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशन बैंक ऑफ इंडिया या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्जिम जो होता है EXIM बैंक, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आयात और निर्यात। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया उदारीकरण युग के बाद के आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने इस बैंक की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हेनरी फियोल द्वारा दिया गया प्रबंधन का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है अधिष्ट श्रृंखला, सद्भाव, विवाद नहीं या कार्य का विभाजन, अनुशासन। तो देखिए हेनरी फॉयल ने जो है सद्भाव या विवाद नहीं इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन नहीं किया है, ये वाला जो प्रबंधन में जो ये वाला सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया है। हेनरी फियोल जो है 1841 से 1925 तक रहे एक फ्रांसीसी प्रबंधक सिद्धांतकार थे, जिनके श्रम के वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांत 20वीं शताब्दी की शुरुआत में व्यापक रूप से प्रभावशाली थे, और उन्होंने कुल 14 सिद्धांत दिए हैं जो कि प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस बाजार संरचना के अंतर्गत विज्ञापन करना और जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है? यानी कि किसके अंतर्गत जो है जीवन और मृत्यु का मामला बन जाता है अगर विज्ञापन किया जाए? ऑप्शन है द्विअधिकार, पूर्ण अधिकार, पूर्ण बाजार, अल्पाधिकार या एकाधिकार। तो देखिए अल्पाधिकार जो है इसका राइट आंसर रहेगा। अल्पाधिकार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो ना तो पूरी तरह से कंपनी का हिस्सा है और ना ही पूरी तरह से बाहर है, तो वो क्या होता है, ये एक तरह से जो अगर वो इस चीज़ का विज्ञापन करते हो जीवन और मृत्यु। जैसे मान लीजिए कोई बाहरी, हम जैसे काम करने कहीं किसी कंपनी में जाते हैं तो एज ए एम्प्लॉय हम काम करते हैं, तो हम ना तो पूरी तरह से कंपनी का हिस्सा होते हैं और ना ही पूरी तरह से बाहर। क्यों? क्योंकि हम एक तरह से उसका बाहरी काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम किसी विज्ञापन से अगर हम काम करते हैं किसी के विज्ञापन के ऊपर, तो हमारे लिए एक तरह से वो जीवन मृत्यु का काम होता है। क्यों? क्योंकि अगर विज्ञापन से कंपनी को अगर नुकसान हुआ तो वो फिर क्या होगा, वो ब्लेम सारा हम पर ही आएगा। अल्पाधिकार, अर्थशास्त्र में अल्पाधिकार एक बाजार संरचना है जो कई बड़े निगमों से बना है, जो व्यापारिक प्रतिबंधों जैसे मिलीभगत और बाजार साझाकरण के माध्यम से एक विशिष्ट उद्योग को नियंत्रित करता है। देखिए ये परिभाषा है, मैं आपको अलग से समझाने की थोड़ी कोशिश करता हूँ, तो थोड़ा सा जो है फ़र्क आ जाता है, इसलिए उसको अलग ना समझिएगा। बात को समझिए, उसके बाद इसे पढ़िए और फिर जानिए कि उसमें
उसे मतलब कैसे समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। यानी कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है मतलब प्रत्यक्ष कर कौन सा है। सीधा सा क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन है संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क या वेट। संपत्ति कर जो है वो है प्रत्यक्ष कर, तो ये राइट आंसर रहेगा। सेवा कर जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष होता है। सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष होता है और वेट जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स वो भी अप्रत्यक्ष होता है। तो संपत्ति कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर होते हैं सीधे करदाताओं पर नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट है, कोई कंपनी अगर बना रही है, उसने बनाया 2 महीने पहले बनाया और 2 महीने के बाद क्या है सरकार, जैसे मान लीजिए 2 रुपये का पैकेट है, सरकार ने उस पर क्या लगाया, अपनी तरफ से उन्होंने टैक्स लगा दिया सरकार ने। अब वो जो बिस्किट है 2 महीने बाद हमारे पास आएगा, हम उसे खरीदेंगे, तो हमने उसे 5 रुपये में ख़रीदा, तो वो टैक्स क्या है अभी हमने पे किया है, मतलब हमने उसे ख़रीदा तो जो टैक्स होगा वो अभी यानी 2 महीने बाद जो है सरकार पास जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। अगला प्रश्न है, सभी परिसंपत्तियों में सबसे अधिक तरल है। ऑप्शन है भूमि, शेयरों, मुद्रा या फर्नीचर। सबसे तरल पूछा है तो वो होता है मुद्रा, यानी कि पैसा जो होता है सबसे तरल होता है। आपने सुना ही होगा कि पैसा सबसे चंचल होता है, कभी किसी के पास ठहरता नहीं है। तो ये बातें जो है मतलब बिल्कुल सही है, मुद्रा जो है सबसे अधिक तरल होती है। एक तरल संपत्ति एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे कम समय में आसानी से नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है। तरल संपत्तियों में आमतौर पर मांग और सुरक्षा के उच्च स्तर वाले तरल बाजार होता है। और मुद्रा क्या होती है, सभी परिसंपत्ति में सबसे अधिक तरल होती है। जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान पर गया, मैंने कोई चीज़ अगर ख़रीदी तो वो 10 रुपये मैंने दुकानदार को दे दिए। कोई बड़ा नोट लेके आया 100 रुपये का, तो उसने फिर वो 10 रुपये क्या किया, उसे खुले के रूप में दे दिया। फिर वो रिक्शे से अपने घर से आएगा तो रिक्शे वाले को उसने 10 रुपये दिए। रिक्शा वाला कहीं पे जूस पिएगा, उसने जूस वाले को 10 रुपये दिए। फिर कोई आएगा फिर उसे खुले देगा। मतलब ये जो है संपत्ति जो है किसी पास ठहरती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह तरल तरीके से घूमती रहती है। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है जानकारी का स्रोत, प्रबंधकीय निर्णय लेने में एक बड़ी मदद, सॉल्वेंसी का पता लगाने में मदद, या फिर सभी के सभी। तो देखिए वित्तीय विवरण तैयार करने के ये सभी जो है उद्देश्य हैं। जानकारी का स्रोत भी होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए विवरण तैयार करते समय। प्रबंधन का जो है निर्णय लेने में भी हमें मदद मिलनी चाहिए। उसी के साथ उसमें जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ये सॉल्वेंसी का पता लगाना है, ये सारी जो है और ये हमें उद्देश्य जो है सारे के सारे उसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखिए वित्तीय विवरण तैयार करने के जो उद्देश्य है, व्यवसाय संचालन के परिणामों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक मालिक अपने उद्यम में व्यवसाय संचालन के परिणामों को अर्जित लाभ या नुकसान के संदर्भ में एक विशेष अवधि के दौरान जानना चाहता है। वित्तीय विवरण इस उद्देश्य को पूरा करता है। तो ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चंस, जो कि अगर आपका एग्ज़ाम्स अगर आने वाला है तो तुरंत आप इसे जो है पूरी तरह से पढ़ लीजिए और जो जानकारी है उसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, कई सारी वीडियोस मिलेगी आपको इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर अगर आप दूसरी भी तैयारी कर रहे हैं तो सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स भी मिलेगी, जिससे आपको याद करने में जो है बहुत ही आसानी मिलेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स हैं। तो जल्दी से चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। GK25 ट्रिक्स। जय हिंद, थैंक यू सो मच।